हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं सभी? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 1 मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है एंड आज मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट 2 के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 मैंने पहले किया और उसमें मैंने 1 से लेकर 15 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताया है। तो हमारे पार्ट 2 में हमारा 16 से लेकर 29 तक के है। ओके, फिर जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 है वो है बोरोइंग कॉस्ट। दैट मीन्स कि बोरोइंग का मतलब होता है लोन। ओके, लोन की कॉस्टिंग करना। बिजनेस में लोन हमारा कहाँ से आ रहा है? दैट मीन्स कि हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको खरीदने के लिए हमने जितना भी लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, कितनी ईयर का मीन कितना इंटरेस्ट है, सब कुछ जो कि जितनी भी हमारी अकाउंटिंग रहेगी, उसके स्टैंडर्ड रहेंगे, उसके प्रिंसिपल्स रहेंगे, रूल एंड रेगुलेशंस रहेंगे, वो सब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में दिए गए हैं। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17, सेगमेंट रिपोर्ट। जो हमारा ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7th है, इसमें हमें सेगमेंट रिपोर्टिंग, दैट मीन्स कि बिजनेस में पैसा कहाँ कहाँ से आता है। जैसे कि हम वस्तुओं को बेच के, सेवाओं को प्रोवाइड करा के, इन सब से हम बिजनेस में पैसा कमाते हैं। इन सब की हमें एक अलग से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों के बारे में जितनी भी हमारी बिज़नेस के जो आपकी अकाउंटिंग रहेगी, इसके जो प्रिंसिपल्स रहेंगे, वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 में मिलेंगे। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। दैट मीन्स कि बिजनेस में जितनी भी पार्टीज़ हैं, ओके, उन पार्टीज़ के नाम, उनके मतलब कि काम कर उसको कौन से डिपार्टमेंट में है और बिजनेस में कैसे ट्रांजैक्शंस की जा रही है, सब चीज़ों का एक एक इन्फॉर्मेशंस का सभी पार्टीज़ को पता होना चाहिए। इस चीज़ के बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में बताया गया है। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, लीज। लीज का मतलब हुआ कि कोई वस्तु, ओके, जिसे जो वस्तु हमारी है और हम उसे दूसरों को बेचकर नहीं बल्कि उसे दूसरों को बिजनेस करने के लिए देना है एंड उसके बदले में उनसे पैसे कमाने हैं। तो लीज में हमारी 2 पार्टीज आती है, लीजर एंड लीजी। जो हमारा लीजर होता है, लीजर जो उसकी वस्तु है, जो उसकी संपत्ति है, उसको दूसरों को सौंपता है और उसके बदले में कोई ना कोई पैसा वसूलता है, ओके, जो कि कंटिन्यू प्रोसेस में रहता है। जो हमारा लीजी होता है वो जो संपत्ति है या कोई वस्तु है उसको लेता है और उसके बदले में कुछ ना कुछ पे करता रहता है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर का मतलब हुआ कि पर शेयर पे हमें कितनी इनकम आ रही है। बिजनेस में शेयर्स को पैसों के लिए इशू किया जाता है, तो एट दैट केस में हमें ये पता लगना चाहिए कि जो भी हमारे शेयर्स हैं उनसे हमें कितनी इनकम मिल रही है, मतलब कि एक शेयर से कितनी इनकम मिल रही है, जिससे कि हम बिजनेस में अकाउंटिंग का एस्टिमेट कर सकते हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 में आता है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, इसमें जो हमारे ये कंसोलिडेटेड नाम है, कंसोलिडेटेड वर्ड का मतलब हुआ कि जब 2 कंपनियां मिलकर कोई बिजनेस करती है, इसमें एक होल्डिंग कंपनी होती है और एक सब्सिडरी कंपनी होती है। जो हमारी होल्डिंग कंपनी होती है वो सब्सिडरी कंपनी को या तो परचेज करती है या तो फिर मर्जर करती है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंसोलिडेटेड होता क्या है, आई मीन मर्जर एंड परचेज होता क्या है। ओके, तो इसमें जब हम उन दोनों कंपनियों के बैलेंस शीट को देखते हैं तो उसे हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। दैट मीन्स कि जो भी हमारे बिजनेस में हम टैक्स पे करते हैं, तो एट दैट केस पे जो भी हमारे बिजनेस की संपत्तियां होती है उनका जब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जब भी हम टैक्सेस के वे में देखा जाए तो हमें डिमिनिशिंग मेथड का ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी डेप्रिसिएशन है इसके 2 फेमस रूल है हमारे नंबर विधियाँ, मतलब इसकी मेथड्स है, वो है डिमिनिशिंग एंड स्ट्रेट लाइन। तो जब हमें टैक्स के लिए करना पड़ता है तो हमें डिमिनिशिंग मेथड का यूज़ करना चाहिए, और जब हम बिजनेस के लिए खुद के लिए करते तो हम स्ट्रेट लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, एंड फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23,
accounting for investment in associates in consolidated financial statements. दैट मीन्स कि जो भी हमारी ये एसोसिएटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, जो भी कंपनीज होती है, इनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इसमें बताया है. ओके, देन आता है 24th अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिस्काउंटेड ऑपरेशंस. दैट मीन्स कि जो भी हमारे बिजनेस में कोई काम ऐसे होते हैं जिनको कि हमने बंद किया होता है, तो जैसे हमें इस चीज़ की वजह से हमें हर चीज़ का ये पता लगना चाहिए कि बिज़नेस में जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ओके, कैश फ्लोज कैसा है, इनफ्लो है, आउटफ्लो है, किन चीज़ों को हम बंद करें, किसी वर्क को, किसी ऑपरेशन को ही हम जब बंद करेंगे. ओके, तो देन आता आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट. जो हमारी ये इंटरीम फाइनेंशियल रिपोर्ट है, दैट मीन्स कि बिजनेस के अंदर, मतलब कि बिजनेस के अंदर जितने भी बिजनेस के अंदर हम जो भी काम करते हैं उस चीज़ की हमारी एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए. ओके, कि बिज़नेस में हमारी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बन रही है, फाइनेंशियल जो हमारी पोजीशन बन रही है, उस चीज़ के बारे में इसके जो जितने भी सिद्धांत होंगे, इसके जितने भी रूल्स हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, वो सब चीज़ें हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 में मिलेंगे. देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इंटेंजिबल एसेट्स. जो हमारी ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बुकैब में, एंड आज भी बता रही हूँ कि जो हमारे ये इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, ये होते हैं हमारी वे संपत्तियाँ हैं. ओके, वे संपत्तियाँ होती है जो कि हमें दिखती नहीं हैं. ओके, जिन्हें कि छूना देखना असंभव है. फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट हो गए, कॉपीराइट्स हो गए हैं, ये सब हमारे बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट्स होते हैं जिन्हें कि हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं. ओके, तो इनके बारे में हमारे पास जितने भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं वो हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में मिलते हैं. देन आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स. ओके, अब किसका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स हो रही है? ऑफ इंटरेस्ट में जो हमें इंटरेस्ट मिलता है. ओके, इन किस में? जॉइंट वेंचर्स में. अब जॉइंट वेंचर्स का मतलब होता है कि जब बहुत सारे बिजनेस मिलकर एक ही काम करते हैं तो उसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर. ओके, देन आता है आपका 28, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स. ओके, जो हमारी ये इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में जो एसेट्स हैं उससे हमें क्या हो रहा है, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अगर हमने जो बिजनेस में जो संपत्ति खरीदी है, चाहे फिर वो फर्नीचर्स हो गए, चाहे फिर वो गुड्स हो गए, कुछ भी चीज़ हो गई, या फिर वो बिल्डिंग्स हो गए, तो जब हमने उनको खरीदा है तब हमने उसके लिए कितनी कॉस्ट की है, और जब हम उनको बेच रहे हैं तो एट दैट केस में हम उनसे कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं. अगर जब हमने उनको ख़रीदा है एट दैट केस पे जो हमारी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है, और जब हमने उनको दोबारा जब उनको बेचा तो एट दैट केस में हमारी जो हमें कम प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि यह बिल्डिंग हमारे लिए हार्मफुल थी. ओके, ये हमारे लिए गुड नहीं थी. और यदि ऐसा हुआ कि जब हमने किसी किसी एसेट्स को ख़रीदा तो कम दाम में और बेचा ज़्यादा पे, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल रहेगा. एंड देन आता आपका लास्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, प्रोविज़न कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड एसेट्स. अब मैंने आपको कंटिंजेंट का भी मीनिंग बताया था पीछे. तो कंटिंजेंट का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटी या ऐसे एसेट जो कि अचानक से हो जाते हैं. ओके, जैसे कि आपको मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल अगर कभी बाढ़ आती है या फिर कभी फायर हो जाती है, तो एट दैट केस पे हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है. ऐसे ही कुछ कारण की वजह से हमें कभी बेनिफिट्स भी होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट, जो कि अचानक से होते हैं, जो एक अनिश्चित होते हैं. ओके, जिनके बारे में हमें पहले पता नहीं होता है. ओके, तो ये थे मेरे आज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, एंड जब जितनी भी मैंने ये वीडियोस बनाई है, अगर आपको मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो भी मैंने समझाया आपको, अगर आपको ये समझ आए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके, शशि एजुकेशन HP, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.